नमस्कार, मैं हूं रविंद्र सोनी और आप देख रहे हैं श्रद्धा की रिवीजन का यूट्यूब चैनल एस रविंद्र सर। आज हम इंडियन पॉलिटी से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक राज्य विधानमंडल आज देखेंगे। राज्य विधानमंडल में विधानसभा क्या है, विधान परिषद क्या है, इनमें क्या अंतर है, इन सभी चीज़ों को आज हम यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राज्य विधानमंडल के बारे में हमारे संविधान में किस भाग में और किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है। तो हमारे संविधान में भाग 6 अनुच्छेद 168 से लेकर के 212 तक जो है राज्य विधानमंडल के संगठन, गठन, इसके विशेषाधिकार, इन सभी बातों के बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, तो सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है कि राज्य विधानमंडल का उल्लेख संविधान में किस भाग में है। तो संविधान के भाग 6 में है, क्लियर। और किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 168 यानी 168 से लेकर के 212 के बीच। ठीक है, तो ये तो हुई बात राज्य विधानमंडल की। अब कई ऐसे राज्य हैं हमारे यहाँ भारत में जहां एक सदनीय व्यवस्था है और कई जगह द्विसदनीय व्यवस्था है। अब ये एक सदनीय व्यवस्था क्या होती है और ये द्विसदनीय व्यवस्था क्या होती है, हम इसको देखते हैं। राज्य विधानमंडल में एक सदनीय व्यवस्था और एक होती है द्विसदनीय व्यवस्था, क्लियर। अब ये एक सदनीय व्यवस्था क्या है? एक सदनीय व्यवस्था में एक राज्यपाल होता है राज्य का और एक होती है विधानसभा। ठीक है, जबकि द्विसदनीय व्यवस्था में एक राज्यपाल, एक विधान परिषद और एक होती है विधानसभा। ये तीनों मिलकर के द्विसदनीय व्यवस्था का निर्माण करती हैं और राज्यपाल और विधानसभा मिलकर के एक सदनीय व्यवस्था का निर्माण करती हैं। क्लियर ये बात। अब विधानसभा में जो कार्यकाल होता है विधानसभा का वो अधिकतम 5 वर्ष का होता है। क्योंकि विधानसभा विघटित भी हो सकती है, इसलिए हमने कहा अधिकतम 5 वर्ष, क्योंकि ये स्थायी नहीं होती है। क्लियर। और इस विधानसभा में जो सदस्य चुन करके जाते हैं उनकी न्यूनतम आयु 25 ईयर्स यानी 25 वर्ष होना आवश्यक है। इसके विपरीत अगर हम बात करते हैं विधान परिषद की, तो विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और इसमें जो सदस्य चुने जाते हैं उनकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना अनिवार्य है। क्लियर। अभी हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि विधानसभा और विधान परिषद की आयु में जो सदस्य जाएंगे उनकी आयु क्या होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हमें समझ में आया कि एक सदनीय व्यवस्था क्या है और द्विसदनीय व्यवस्था क्या है। थोड़ी सी जानकारी और लेते हैं। विधानसभा को हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली और इसे हम निचला सदन या पहला सदन या लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, क्योंकि विधानसभा में जो सदस्य आते हैं वो निर्वाचित होकर के आते हैं, यानी चुन करके आते हैं, यानी हम लोग चुन करके उन्हें विधानसभा में भेजते हैं। इसके विपरीत विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है इसे हम उच्च सदन, द्वितीय सदन या फिर वरिष्ठों का सदन भी कहते हैं। ठीक है, यहां अप्रत्यक्ष तरीके से सदस्य चुन करके आते हैं और इसके साथ ही राज्यपाल भी कुछ सदस्यों को मनोनीत करता है। अब सदस्य कैसे चुने जाएंगे, कितने सदस्यों को राज्यपाल चुनेगा, इनके बारे में भी अभी हम जानकारी लेंगे। ठीक है। अब एक जानकारी अभी हम और ले लेते हैं कि जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हमारे भारत में कुछ राज्य ऐसे हैं जहां द्विसदनीय व्यवस्था है, मगर अधिकांश राज्यों में केवल एक सदनीय व्यवस्था ही है। क्लियर। अब वो कौन से राज्य हैं जहां द्विसदनीय व्यवस्था है अभी वर्तमान में? तो अभी हम वर्तमान की अगर बात करते हैं तो द्विसदनीय व्यवस्था वाले राज्य जो हैं वो है पहला उत्तर प्रदेश, फिर आता है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक और तेलंगाना। ये वो राज्य है जहां द्विसदनीय व्यवस्था है, यानी कि राज्यपाल है, वहां पर विधानसभा भी है और इसके साथ ही विधान परिषद भी है। ठीक है, ये जो विधान परिषद होती है ये ठीक वैसा ही काम करती है जैसे हमारे भारत के अंदर एक लोकसभा होती है और एक राज्यसभा होती है। ठीक है ना, तो ऐसे ही लोकसभा के बराबर आप समझ सकते हो कि विधानसभा है और राज्यसभा के बराबर आप मान सकते हैं विधान परिषद को मान सकते हैं। क्लियर। तो राज्यसभा के बराबर आप मान सकते हैं विधान परिषद को और लोकसभा के बराबर मान सकते हैं विधान सभा को। यहां तक बात समझ में आती है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो द्विसदनीय व्यवस्था वाले राज्य हैं
6 जो मैंने आपको बताया, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना, हम इसे भूले नहीं, इसके लिए हम एक ट्रिक भी बना सकते हैं ताकि हमें ये ज़्यादा समय तक याद रह जाए। जैसे उत्तर प्रदेश में आम बिकते हैं, क्या बोल दिया मैंने कि उत्तर प्रदेश में आम बिकते हैं। उत्तर प्रदेश में आम बिकते हैं। क्या बोला मैंने कि भैया उत्तर प्रदेश में आम बिकते हैं, आम। क्लियर। अब उत्तर प्रदेश में आम बिकते हैं मतलब क्या, उत्तर प्रदेश एक राज्य हो गया। में आम बिकते हैं, में आम बिकते हैं, आम का आ से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, म से हो जाएगा महाराष्ट्र, बी से हो जाएगा बिहार, क से हो जाएगा कर्नाटक और ते से हो जाएगा तेलंगाना। तो इस तरीके से हम वे राज्य आसानी से याद कर सकते हैं जहां द्विसदनी व्यवस्था है। इसके पहले जम्मू कश्मीर में भी ये द्विसदनी व्यवस्था थी। ठीक है, जम्मू कश्मीर जब राज्य था, अभी हाल फिलहाल में उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, यानी केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है। तो 2019 में यह व्यवस्था विघटित कर दी गई थी। ठीक है ना। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 2019 में जम्मू कश्मीर में जो व्यवस्था थी विधान परिषद की, उसे हटा दिया गया है। क्लियर यहां तक बात। अब आगे बढ़ते हैं कि विधान परिषद में जो सदस्य आते हैं वो किस तरीके से आते हैं। क्लियर। विधान परिषद में 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों से आते हैं। 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों से, यानी कि नगर पालिका से आएंगे, जिला बोर्ड से आएंगे। तो जिला बोर्ड, नगर पालिका, नगर पंचायत, यहां से 1/3 सदस्यों का हम चुनाव करेंगे विधान परिषद के लिए। 1/12 सदस्य जो हैं वो स्नातकों के द्वारा, ठीक है, स्नातकों के द्वारा चुने जाएंगे। स्नातक यानी ग्रेजुएट। 1/12 सदस्य का जो चुनाव रहेगा वो करेंगे अध्यापक। ठीक है, अध्यापक भी कौन, इसके लिए मिनिमम होना चाहिए कि वो माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापक हों, इससे नीचे नहीं होंगे। ठीक है, तो वे अध्यापक जो माध्यमिक विद्यालयों के हैं या इससे ऊपर विद्यालय वाले हैं अध्यापक, वो 1/12 सदस्यों का चुनाव करते हैं। 1/3 सदस्य जो हैं वो विधानसभा सदस्यों के द्वारा ही चुने जाते हैं। क्लियर। और जो बचे हुए सदस्य हैं वो राज्यपाल द्वारा नामित होते हैं, चाहे वो कला से हो, विज्ञान से हो, साहित्य से हो, समाज सेवा से जुड़े हुए सदस्य हों। ऐसे लोगों को राज्यपाल नामित करता है विधान परिषद के लिए। यानी हम ओवरऑल अगर बात करें तो पूरी विधान परिषद के 5/6 सदस्य अप्रत्यक्ष प्रणाली से आते हैं, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से आते हैं। और 1/6 सदस्य जो होते हैं वो राज्यपाल के द्वारा चुने जाते हैं, राज्यपाल द्वारा नामित। ठीक है। अब हमें यहां तक एक बात समझ में आती है कि विधान परिषद का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें सदस्य कहां से आते हैं। क्लियर है यहां तक बात। अब हमें यहां तक की पूरी जो बात है वो समझ में आ गई कि कौन से राज्य होंगे जहां द्विसदनी सदन होगा, और ऐसे कौन से राज्य होंगे जहां एक सदनी है। तो ये 6 को छोड़ दो तो बाकी सभी जगह एक सदनी व्यवस्था वाले राज्य हैं। अब यहां एक महत्वपूर्ण जानकारी आती निकल करके कि मध्य प्रदेश में भी जब 1956 में, मध्य प्रदेश में 1956 में 7वें संशोधन अधिनियम में ये एमपी के लिए एक प्रस्ताव विधान परिषद के लिए लाया गया था और राष्ट्रपति को केवल अधिसूचना जारी करनी थी, किंतु वो अधिसूचना आज तक जारी नहीं की गई है। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश में एक सदनी व्यवस्था है, यानी यहां विधान परिषद नहीं है। क्लियर है बात। अब विधान परिषद कहाँ है कहाँ नहीं है, अभी क्यों नहीं है और क्या होगा, ये तो मैं आपको वीडियो के एंड तक बता दूंगा पूरी बात। अभी हम समझते हैं थोड़ा सा और डिफरेंस कि विधानसभा में और विधान परिषद में क्या क्या अंतर हैं। ठीक है, तो सबसे पहला अंतर विधानसभा में और विधान परिषद में वो है कि धन विधेयक यानी मनी बिल, ठीक है, और एक होता है वित्त विधेयक यानी कि फाइनेंस बिल। ठीक है, धन विधेयक और वित्त विधेयक के बारे में मैं पूरी डिटेल आपको एक और वीडियो में दे दूंगा, क्योंकि आज हम लोग पढ़ेंगे केवल विधानसभा और विधान परिषद।
ठीक है, तो अभी मैं आपको संक्षिप्त में बता दूंगा कि धन विधेयक क्या है। एक्चुअल में धन विधेयक का जो उल्लेख है हमारे संविधान में अनुच्छेद 110(1) में दिया गया है। तो धन विधेयक का जो उल्लेख है, धन विधेयक का जो उल्लेख दिया गया है वो अनुच्छेद 110(1) में दिया गया है। यानी मनी बिल के बारे में जो जानकारी है वो हमारे संविधान में अनुच्छेद 110(1) में दी गई है। ठीक है, इसकी पूरी परिभाषा धन विधेयक की वहां मौजूद है। यह जो धन विधेयक है ये क्या क्या कर सकता है, जैसे इसमें कर बढ़ाना है, घटाना है ना, करों में कोई संशोधन नहीं भी करना है। ठीक, भारत सरकार के द्वारा आय कैसे आएगी, या भारत सरकार की संचित निधि से पैसा इस्तेमाल करना है, या भारत सरकार की संचित निधि में राज्य को कोई पैसा देना है, तो ये सारी जानकारी धन विधेयक के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो इसकी पूरी डिटेल मैंने आपको बता दिया, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध करवा दूंगा। अभी फिलहाल आपको याद होना चाहिए कि धन विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 110(1) में दिया गया है। ठीक है, तो धन विधेयक लाने का जो अधिकार है वो है विधानसभा के पास। किसके पास है? विधानसभा के पास। यानी धन विधेयक को विधानसभा ही लेकर के आती है और वही उसे पारित करती है। अब रही बात कि फिर विधान परिषद का क्या काम है भैया, जब सारा काम आप विधानसभा वाले कर दोगे। हाँ ठीक है, विधान परिषद में एक यहाँ प्रस्ताव है, वो क्या है कि जब धन विधेयक आएगा विधानसभा में इसे पारित कर दिया जाएगा, और जब ये विधानसभा से पारित हो जाएगा तो ये भेजा जाएगा विधान परिषद को। क्लियर? अब विधान परिषद वाले क्या करेंगे? क्या इसमें संशोधन कर देंगे? क्या इसे वो पारित ना करें तो क्या होगा? अरे भैया उनके पास कुछ भी नहीं है, विधान परिषद वाले कुछ भी नहीं कर सकते हैं धन विधेयक का। धन विधेयक आ गया भैया, अब धन विधेयक आ गया, विधानसभा ने पारित कर दिया, विधान परिषद वाले केवल और केवल 14 दिन तक उसे अपने पास अटका सकते हैं और उसमें संशोधन की सिफारिश विधानसभा को भेज सकते हैं। ठीक है, अब ये विधानसभा के ऊपर है कि वो उन संशोधनों को स्वीकार करे या ना करे, वो संशोधनों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, यानी पावरफुल कौन है? विधानसभा। ठीक है ना, विधान परिषद केवल और केवल सिफारिश कर सकती है कि भैया आप इसमें संशोधन कर दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब विधानसभा वालों को लगेगा कि भैया कर देना चाहिए, तब तो ठीक है, नहीं लगेगा तो नहीं करेंगे। ठीक, एक अंतर तो यहां आता है। दूसरा अंतर क्या है? धन विधेयक के बाद दूसरा विधेयक आता है वित्त विधेयक, जिसे हम कहते हैं फाइनेंस बिल। ठीक है, अब धन विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 110(1) में था और वित्त विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 117(1) में और 117(2) में दिया गया है। ठीक है ना, तो वित्त विधेयक से संबंधित सारी जो जानकारी है वो अनुच्छेद 117(1) में और 117(2) में दी गई है। अभी फिलहाल हम वित्त विधेयक के बारे में समझ सकते हैं कि ये राजस्व संबंधित चीज है। राजस्व कैसे इकट्ठा होगा, राजस्व का हम कैसे उपयोग करेंगे। ठीक है ना, तो राजस्व संबंधित जो जानकारी रहेंगी वो वित्त विधेयक के अंतर्गत आएंगी। ठीक है ना, तो वित्त विधेयक है ना। ठीक, एक चीज यहां पे एक और आप नोट कर लेना कि जो धन विधेयक होते हैं वो हमेशा वित्त विधेयक होते हैं। यानी सारे धन विधेयक जो हैं वो वित्त विधेयक हैं, मगर सारे वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, सारे धन विधेयक वित्त विधेयक हैं। यानी ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंस बिल बट ऑल फाइनेंस बिल आर नॉट मनी बिल। क्लियर? यहां पर ये आपका महत्वपूर्ण बिंदु है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि मैं इन दोनों का डिटेल आपको आगे दूंगा। अब वित्त विधेयक को पारित करने का या इंट्रोड्यूस करने का जो अधिकार है, शक्ति है, वो भी विधानसभा के पास है भैया। जैसे कि धन विधेयक की थी ये शक्ति विधानसभा के पास वित्त विधेयक के लिए भी है कि वित्त विधेयक को क्या करेगी? विधानसभा पारित कर देगी। पारित करने के बाद उसे भेज देगी कहां पर? विधान परिषद में। हाँ, एक बात जरूर यहां पर है कि अगर एक बार वित्त विधेयक प्रस्तुत हो गया तब जाकर के विधानसभा और विधान परिषद दोनों की शक्तियां बराबर हो जाती हैं। ठीक है ना, तो एक बार यदि वित्त विधेयक पारित हो जाता है यानी प्रस्तुत हो जाता है, तब इस स्थिति में विधानसभा और विधान परिषद दोनों की शक्तियां बराबर हो जाती हैं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। अब धन विधेयक तय कौन करेगा भैया कि ये धन विधेयक है या ये धन विधेयक नहीं है, ये वित्त विधेयक है? ये कौन तय कौन करता है भाई?
ये तय करता है विधानसभा का अध्यक्ष। जैसे कि संसद में भी जो धन विधेयक होता है उसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है, तो ऐसा का ऐसा ही यहां पर करता है विधानसभा का अध्यक्ष। ठीक है, तो विधानसभा के अध्यक्ष के पास ये पावर है कि वो ये तय करेगा कि विधेयक वित्त विधेयक है या धन विधेयक है, ये कैसा विधेयक है, ये तय करने का अधिकार किसके पास है? हाँ, विधानसभा अध्यक्ष के पास है। ठीक है, तो हमसे प्रश्न पूछा जाए तो आपको याद होना चाहिए कि धन विधेयक को तय करने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष के पास होता है। अब चलते हैं अगले अंतर की ओर कि जो बजट पारित किया जाता है ना, बजट है ना, कौन से मंत्रालय को कितना अनुदान राशि चाहिए उसको, ठीक है ना, कितनी ग्रांट्स उसको अवेलेबल है करना पड़ेगी, तो ये जो बजट पारित करने का अधिकार है वो भी विधानसभा के पास ही होता है। हाँ, इसमें यह होता है कि विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो बजट के ऊपर बहस कर सकते हैं। जो अलग अलग मंत्रालयों के द्वारा जो मांगे मानी गई है ये कि भैया हमें इतना अनुदान फलाने फलाने में चाहिए, इस पर बहस कर सकते हैं विधान परिषद के सदस्य, मगर उनके पास कोई अधिकार नहीं है कि वो उसे रिजेक्ट कर दें या उसमें संशोधन कर दें। मैंने बता दिया, वो केवल और केवल सिफारिश कर सकते हैं कि भाई आप इसे देख ले जरा, ठीक है ना, चेंज होता हो तो कर लें, मगर विधानसभा इसके लिए बाध्य नहीं है। वो चाहेगी तो करेगी परिवर्तन, नहीं चाहेगी तो नहीं करेगी परिवर्तन। क्लियर? तो अब हमें समझ में आ गया कि वित्त विधेयक पारित करने का अधिकार विधानसभा के पास, धन विधेयक पारित करने का अधिकार विधानसभा के पास, बजट पारित करने का अधिकार विधानसभा के पास। ठीक है ना, तो हमें यह भी समझ में आ जाता। अब बात करते हैं हम साधारण विधेयक की। अगर हम साधारण विधेयक की बात करते हैं तब यहां पर भी अंतिम शक्ति जो है वो विधानसभा के पास ही होती है। वही तय करती है कि साधारण विधेयक पारित करना है या नहीं करना है। हाँ, पारित होने के बाद वो विधान परिषद में जाता है और विधान परिषद जो है उसे 3 महीने तक रोक सकती है। बस ये कर सकती है कि भैया हम देख रहे हैं इस बिल को, अब इसमें क्या क्या संशोधन हो सकता है हम देख रहे हैं, चर्चा करेंगे। संशोधन करने का अधिकार नहीं है, मगर वो सिफारिश देने के लिए देखेंगे, 3 महीने तक देख लेंगे, उसे लौटा देंगे, वापस जब आ जाएगा तो 1 महीना और लटका सकते हैं, हद से हद। यानी कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो साधारण विधेयक को जो विधान परिषद है वो 4 महीने तक रोक सकती है, मगर अंतिम शक्ति विधानसभा के पास ही होती है। क्लियर यहां तक भी बात? अब आते हैं हम अगले अंतर की ओर, और वो अंतर है मंत्री परिषद। जो मुख्यमंत्री होता है उसकी कैबिनेट होती है, तो जो मंत्री परिषद होती है वो विधानसभा के लिए उत्तरदायी है। किसके लिए उत्तरदायी है? विधानसभा के लिए। यानी विधानसभा अगर चाहे तो वो अविश्वास प्रस्ताव यानी कि मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस मोशन ला करके उसे हटा सकती है ना। कई बार देखा होगा ना कि अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और सरकार गिर गई, है ना। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन या अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला करके जो मंत्री परिषद है उसे हटाया जा सकता है, मगर विधान परिषद के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं होती है। ठीक है। अच्छा, जो मंत्री होते हैं, मंत्री विधानसभा का भी सदस्य होता है और विधान परिषद का भी सदस्य होता है। क्लियर? चलते हैं अगले अंतर की ओर। अब जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो और जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं इनमें भी कुछ शक्ति में अंतर है। हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि विधानसभा के जो सदस्य हैं वो तो जनता के द्वारा चुन करके आए हैं, निर्वाचित होकर के, और विधान परिषद के लोगों को तो हमने अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से लाए हैं और राज्यपाल के द्वारा लेके आए हैं। इसीलिए जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वही केवल राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। यानी राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति को चुनने का जो पावर है वोटिंग का, वो किसके पास होता है? विधानसभा के सदस्यों के पास होता है, वो विधान परिषद के सदस्यों के पास नहीं होता है। क्लियर? इसी प्रकार से अगर मैं अगले अंतर की बात करूं तो वो भी यही है कि जैसे राज्यसभा के सदस्य हैं, अब राज्यसभा सदस्यों का जो चुनाव होगा उसमें कौन पार्टिसिपेट करेगा? तो राज्यसभा सदस्यों के चुनाव में भी पार्टिसिपेट करेंगे कौन? विधानसभा के सदस्य। विधान परिषद के सदस्य के पास यह अधिकार नहीं होता। क्लियर है? यानी अगर मैं ओवरऑल सारी बात कर दूं, कुल मिलाकर के विधान परिषद का जो अस्तित्व है वो डिपेंड करता है विधानसभा के विवेक पर।
ठीक है ना, यानी उसकी सारी कुंडली को तोड़ मोड़ सकता है कौन? विधानसभा वाले। ठीक है, विधानसभा अगर चाहे तो 2/3 बहुमत से एक संकल्प पारित कर दे, 2/3 बहुमत से एक संकल्प पारित करके विधान परिषद को हटा सकती है। ठीक है, अब विधान परिषद हटा सकती है कौन? विधानसभा, 2/3 बहुमत से। यानी पूरा का पूरा जो विधान परिषद की जो कुंडली है वो किसके हाथों में है? विधानसभा वालों के पास है। ठीक है ना। अच्छा, ये जो विधान परिषद बनाई जाती है इसके लिए क्या करते हैं कि जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वो ही बनवाने के लिए प्रस्ताव लाते हैं। 2/3 बहुमत से वो विधान परिषद बनाना चाहते हैं, इसका प्रस्ताव बना करके वो संसद में भेज देते हैं। अब संसद निर्णय करती है कि यहाँ पर विधान परिषद बनाई जाए या नहीं बनाई जाए। क्लियर है। अच्छा, विधान परिषद में जो सदस्य होते हैं वो कितने हो सकते हैं? तो न्यूनतम 40 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? न्यूनतम 40, अधिकतम तो होते हैं, अधिकतम हो सकते हैं। और वो डिपेंड करता है कि उस विधानसभा की स्थिति क्या है। विधानसभा की जो टोटल संख्या होती है, विधानसभा की जो टोटल संख्या होती है उसके 1/3 सदस्य विधान परिषद में हो सकते हैं। क्लियर है बात। तो विधानसभा की संख्या के 1/3 सदस्य विधान परिषद में हो सकते हैं और न्यूनतम 40। हालांकि ये सारा जो गणित है ये संविधान में उल्लेखित है, मगर संसद अपने हिसाब से इसमें परिवर्तन कर सकती है। यहां तक भी बात क्लियर हो जाती है। अब हमें अभी ये समझ में आ गया कि विधान परिषद और विधानसभा में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, अब आपको यहां पर यह समझना पड़ेगा कि जो विधान परिषद है, विधान परिषद के बारे में सबसे पहले जो संविधान सभा थी उसने एक कमेंट किया था। उसने कमेंट किया था कि जो विधान परिषद है ये राज्यों की इच्छा के ऊपर आधारित है। राज्य अगर चाहें कि भाई हमारे यहाँ विधान परिषद होना चाहिए तो भैया ठीक है, मैंने बता दिया 2/3 बहुमत लाओ और विधान परिषद के लिए आप दे दो संसद में प्रस्ताव। क्लियर। अब ये डिपेंड करता है कि उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है राज्य की, क्योंकि विधान परिषद अगर चलानी है तो वो एक अतिरिक्त बोझ हो जाएगा राज्य के ऊपर। भाई ऐसा तो चलेगी नहीं, बिना पैसे के तो कुछ होने वाला नहीं है। तो राज्य ये सुनिश्चित करता है कि हमें विधान परिषद की आवश्यकता है या नहीं है। कई ऐसे राज्य हैं जैसे तेलंगाना है, इसके पहले तमिलनाडु है, तमिलनाडु पश्चिम बंगाल भी है। तो तमिलनाडु पश्चिम बंगाल यहाँ पर भी पहले विधान परिषद थी, फिर बीच में उसे हटा दिया गया है ना। तेलंगाना में पहले थी, फिर हटा दिया गया था, फिर वापस से तेलंगाना में फिर से जो है विधान परिषद बना दी गई। तो ये राज्यों के ऊपर है, क्योंकि ये एक अतिरिक्त बोझ होता है राज्य के ऊपर विधान परिषद को चलाने का। क्लियर है। तो आज हमने क्या देखा? आज हमने ये देखा कि विधानसभा में और विधान परिषद में क्या क्या अंतर होते हैं, विधान परिषद क्या है, विधानसभा क्या है। ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें और आप मुझे बताएं कि आपको और कौन से विषय संबंधित जानकारी चाहिए। हम उसे लेकर के भी आपके बीच एक अच्छी सी पूरी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।